हेलो लॉ वॉरियर्स एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑफ कॉफी एंड क्लॉजेट्स, जहां पर हम अपनी कॉफी के साथ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द बेयर एक्ट आप सबके साथ डिस्कस करते हैं। सो आई होप आप अपनी कॉफी एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अपने साथ में लेके बैठे हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे बोलना चाहूंगी, आप अपने मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए एंड ताकि हम लोग आगे और ग्रो कर सके और मेरे को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और आपका कुछ जाता नहीं है उसमें। तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले है आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये थोड़ा टेकी सा एक्ट है, पर हमें जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही फ्यू चीजें समझने की है और बहुत ही कॉमन चीजें हैं जो हमें समझने की है। तो सबसे पहले जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसके पीछे हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव था उसको लाने का। तो देखो, जो 2017 का एक बहुत ही मेजर लैंडमार्क जजमेंट है जो कि है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बारे में तो सबको ही पता होगा क्योंकि ये हमारा स्कोप बढ़ाता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, और कहता है हमारे आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, तो वहां पर हमारा राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड होगा, वो भी हमारी लिबर्टी के लिए है। ठीक है, अब इसको अब ये तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी, बिकॉज जैसे ही हमारा टाइम आगे बढ़ता जा रहा है हमारी जो पर्सनल डेटा है वो बहुत ही ज्यादा पब्लिक में इंक्लूड, वो क्या कहते हैं, अवेलेबल है। जैसे अगर मेरी इस यूट्यूब अकाउंट से आप मेरा क्या कहते हैं पर्सनल अकाउंट, मेरे को तो लगता है आप चुटकियों में निकाल ही लोगे, बिकॉज आजकल ये सब कुछ बहुत ही क्या कहते हैं ईजी हो गया, किसी की इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना या किसी का वो करना, तो फिर ये सारी चीजें बहुत ही क्या कहते हैं बहुत ही ईजी हो गया। तो अब भाई मेरे को अपनी प्राइवेसी का कंसर्न है, तो उसके लिए ये एक्ट लाया गया है कि आप उसको कैसे रेगुलेट करोगे और कैसे उसको अपने पास रखोगे और कैसे दूसरे इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसका ऑब्जेक्ट कि रैपिड डिजिटाइजेशन का जो हमारा प्रोसेस हो रहा है, डेटा ड्रिवन इकोनॉमी हो रही है, हमारा सोशल मीडिया एक्सपेंड हो रहा है, फिनटेक डिजिटल पेमेंट्स ज्यादा बढ़ रही है, क्लाउड सर्विसेज ज्यादा बढ़ रही है, एआई का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसके लिए हमारा डेटा मिसयूज ना हो, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट ऑफ डेटा मिसयूज, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स को मेंटेन करते हुए अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को दी रखी है, और ट्रस्टेड डिजिटल गवर्नेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन ऑब्जेक्टिव एक्ट था कि ऐसा एक डिजिटल गवर्नेंस लाना जो हमारे लिए ट्रस्टेड हो, हमें पता चले कि हमारी इंफॉर्मेशन सेफ है हमारे देश में। ठीक है, तो ये डीपी एक्ट इसलिए ही लाया गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इसलिए ही लाया गया है। ठीक है, तो अब हमें इसका ऑब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा ऊपर से पता लग गया। अब जरा हम पढ़ते हैं इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एक्ट है, मतलब सॉरी एक्ट नंबर क्या है, एक्ट नंबर 22 ऑफ 2023। कमेंसमेंट कब हुआ है, देखो कमेंसमेंट इसका 11 अगस्त 2023 में हुआ था, जो 2023 वाला एक्ट था। बट अभी जो कि रिसेंटली 2025 में 13 नवंबर 2025 में कुछ न्यू रूल्स अपडेट कर रखे हैं, इसलिए तभी ये एक्ट हमारा एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक क्वेश्चन तो पूछा जा ही सकता है। तो इसलिए हम थोड़ा इसमें जल्दी जल्दी 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में इसको निपटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चैप्टर्स इसमें टोटल 9 है, सेक्शन 44 है एंड शेड्यूल इसका 1 है। ऑब्जेक्टिव जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है जो मैंने ऊपर आपको बताया है कि इसका ऑब्जेक्ट यही है, टू प्रोवाइड प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा, कि हमारी जो सरकार है वो डिजिटल पर्सनल डेटा वो कैसे प्रोसेस करेगी इन द मैनर रिकॉग्नाइजेस बोथ राइट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है एंड और टू पर्सनल डेटा एंड नीड टू प्रोसेस सच पर्सनल डेटा फॉर लॉफुल पर्पसेस, सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए यूज करेंगे, हम आगे देखेंगे, फॉर मैटर्स कनेक्टेड इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव। तो आ जाते हैं की डेफिनेशंस पे। की डेफिनेशंस हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाती है जिससे हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना बन जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 2L में डेटा फिड्यूशरी दे रखा है, 2I में, सॉरी ये आई है, एल तो नीचे है, 2I में हमारा डेटा फिड्यूशरी दे रखा है जिसमें कहते हैं एनी पर्सन हु अलोन इन कंजंक्शन विद अदर पर्सन डिटरमाइन द पर्पस ऑफ मींस ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। डेटा फिड्यूशरी जिसको हम अपना डेटा प्रोवाइड करते हैं, जिसके पास हमारा डेटा जाता है, तो ये है या तो अकेले जाएगा या किसी कंजंक्शन, किसी की कंपनी के साथ जाएगा, मतलब किसी की कंपनी से वो अटैच होगा तो वहां पर जाएगा और वो हमारा डेटा पर्सनल डेटा प्रोसेस करेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे लिए आपका एक डेटा फिड्यूशरी आपके हमेशा मोबाइल में रहेगा, वो है इंस्टाग्राम या फिर गूगल या फिर अमेजोन, ये सारे एप्स है। जब भी आपने ये इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, अगर आप नहीं जानते तो आज आप अनइंस्टॉल करके देखो, जब आप दोबारा इंस्टॉल करोगे तो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा कि भाई हम आपके मोबाइल का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
तो आप उसको यस बोलते हो। आप कई बार देखोगे कि कई बार आप जैसे अभी मेरे घर में जैसे शादी का सीजन है, तो जैसे मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मेरे पास सिर्फ शादी की ड्रेसेस आएंगी और कुछ ऐसे रिकमेंडेशन आएंगे। भाई उसको कैसे पता चल रहा है? तो मेरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और वो लॉफुल पर्पज के लिए यूज कर रहा है वहां पर मेरा पर्सनल डेटा। वो कई बार अब ये है कि क्या कहते हैं, अनलॉफुल पर्पज के लिए भी नहीं, अनलॉफुल पर्पज के लिए नहीं करेगा। तो ये सारे जो एप्स होते हैं, जो गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर कोई भी बैंक एप्स हो गया, आरबीआई जैसे आप अगर कोई ऐप इंस्टॉल करोगे तो ये सारा हो गया। ये सारे अगर आपका पर्सनल डेटा कैसे प्रोसेस करेंगे, तो ये सारे जो एप्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसको हम कहते हैं डेटा फिड्यूशरी। आपको क्या याद रखना है, इसकी डेफिनेशंस इतना याद नहीं रखना है, इतना पर्सन हु प्रोसेस द पर्सनल डेटा, कौन प्रोसेस कर रहा है? डेटा फिड्यूशरी प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और डेटा फिड्यूशरी 2I में। फिर डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर कौन होता है? 2K में दे रखा है, एनी पर्सन हु पोजेस पर्सनल डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ डेटा फिड्यूशरी, फॉर एग्जाम्पल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, पेरोल कंपनी टू थर्ड पार्टी। अब देखो, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजोन या फिर हो गई हमारी क्या कहते हैं अमेजोन, इंस्टाग्राम या फिर गूगल, ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो ये इनका अपना स्टोरेज जो, अब जैसे आप कोई सामान गोदाम में लेके जाते हो तो आप वेयर हाउस तो खरीदते हो ना, तो ऐसी सेम चीज ये लोग करते हैं, ये लोग वेयर हाउस लेते हैं। अब वो पर्सनल डेटा हमारा उस वेयर हाउस में आप मान लीजिए जाता है, तो उसको हम डेटा प्रोसेसर कहते हैं, जहां पर हमारा पर्सनल डेटा डेटा फिड्यूशरी के बिहाफ पे रखा जाएगा, ठीक है। डेटा फिड्यूशरी 2I क्या करता है? हमारा प्रोसेस करता है पर्सनल डेटा, और डेटा प्रोसेसर हमारा 2K में दे रखा है ऑन द बिहाफ ऑफ द डेटा फिड्यूशरी, जो हमारा डेटा प्रोसेस करता है ऑन बिहाफ ऑफ डेटा फिड्यूशरी के बिहाफ पे, ठीक है। जैसे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गया, पेरोल कंपनी हो गई, या कोई थर्ड पार्टी को, वो थर्ड एजेंसी को हायर कर रहा है, ठीक है। डेटा प्रोसेसर और डेटा फिड्यूशरी, आई होप आपको समझ आया हो। फिर उसके बाद 2J बात करते हैं डेटा प्रिंसिपल की। डेटा प्रिंसिपल कौन है? इंडिविजुअल टू होम पर्सनल डेटा रिलेट्स, वेयर सच इंडिविजुअल इज अ चाइल्ड, when a child, parents and lawful guardians, and a person with disability lawful acting on her behalf। तो देखो, डेटा फिड्यूशरी कौन हुआ? वो हो गया जो आपका प्रोसेस कर रहा है डेटा। डेटा प्रोसेसर क्या हुआ? जो डेटा फिड्यूशरी के बिहाफ पे जो हमारा डेटा प्रोसेस कर रहा है। अब हमारा डेटा मतलब डेटा प्रिंसिपल, हम है डेटा प्रिंसिपल, भाई हमारा ही डेटा जा रहा है इन डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसर के पास, ठीक है। अब चाइल्ड के केस में कौन होगा? लॉफुल गार्डियन और चिल्ड्रन होगा, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के टाइम पे जो भी पर्सन उसके एक्टिंग ऑन बिहाफ होगा तो वो होगा। कंसेंट मैनेजर की आपको डेफिनेशन याद करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि कंसेंट मैनेजर हमारा अभी जो 2025 का रूल आया उसमें भी इसको हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया। तो कंसेंट मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पर्सन हो जाता है, 2G में दे रखा है, पर्सन जो कि बोर्ड से रजिस्टर है, जो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एनेबल द डेटा प्रिंसिपल टू गिव, मैनेज, रिव्यू एंड विड्रॉ हर कंसेंट विदाउट एन एक्सेसिबल एंड इनऑपरेटिव प्लेटफॉर्म। जिसको जो ये होता है डेटा कंसेंट मैनेजर होता है, ये बोर्ड से रजिस्टर्ड मेंबर होता है, ये ऑफिशियल होता है, ऑफिशियल पर्सन होता है, जो हमारा डेटा प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, हमारा मैनेज करेगा डेटा, रिव्यू करेगा, विड्रॉ की हम इसके पास ही डालते हैं कि हमारा कंसेंट है, विड्रॉ कंसेंट जो करते हैं वो इसके पास ही करते हैं कि हमारा डेटा ऐसे ऐसे यूज नहीं होना चाहिए। तो ये बात आ जाता है कंसेंट मैनेजर, जो हमारा 2G में दे रखा है। 2I में डेटा फिड्यूशरी, 2K में हमारा डेटा प्रोसेसर, 2J में हमारा डेटा प्रिंसिपल, और 2G में हमारा कंसेंट मैनेजर, ठीक है। 2L में डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर दे रखा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, सिंगल इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय द डेटा फिड्यूशरी। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी इंपॉर्टेंट आ जाता है 2Z में। डेटा फिड्यूशरीज एंड क्लास ऑफ डेटा फिड्यूशरीज एज मे बी क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे डेटा फिड्यूशरीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल्स काफी सारे हो सकते हैं। जो डेटा हमारा, अगर आप कोई गवर्नमेंट का ऐप, अगर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे आप वो डिजी लॉकर करते होगे, है ना, डिजी लॉकर में भी आपको कंसेंट मांगते हैं, तो वहां पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्लासीफाई होता है, तो उन सबको डेटा फिड्यूशरीज कहते हैं, ठीक है। Basis of notice section 10 volume sensitivity of personal data risk or rights of data principal sovereignty and integrity of India electoral democracy security of the state and public order। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2Z में आपको ये याद रखना है कि सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी बोल रखा है, ठीक है। 2I याद रखना है, 2K याद रखना है, 2G याद रखना है, 2J याद रखना है, एंड 2Z याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नहीं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट है बता दूं। 2N में डिजिटल पर्सनल डेटा है। फिर 2T में पर्सनल डेटा, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2U में पर्सनल डेटा ब्रीच, आपको समझ ही आ गया होगा, जो हमारी डिस्क्लोजर कर रहा है या अल्टरकेशन कर रहा है हमारे डेटा में, हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं रख रहा है, तो उसको ब्रीच कहते हैं।
फिर प्रोसेसिंग ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैंने आपको बताया डेटा फिड्यूशरी और डेटा प्रोसेसर कौन है, ठीक है। अब वो प्रोसेस कैसे करेगी, वो हमारा पर्सनल डेटा है, डेटा प्रिंसिपल का पर्सनल डेटा प्रोसेस करते हैं। वो कैसे करते हैं, इन रिलेशन टू द पर्सनल डेटा मीन्स wholly or partly automated operations and set of operations performed on digital personal data including collection, recording, organization, storage, revival, use and sharing, disclosure, restriction, erasure and destructions। देखो इतने सारे काम है, क्या क्या है, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टोरेज कर सकता है, रिवाइवल यूज कर सकता है, शेयरिंग, डिस्क्लोजर शेयरिंग कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं, इरेजर कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये सारे प्रोसेस हमारे प्रोसेसिंग में आते हैं 2x में, ठीक है। एक सेकेंड में पानी पी लूं। अब हमारा ये आपको पता चल गया 2i 2k एंड 2j में कितना इंपॉर्टेंट है। 2g हमारा कंसेंट मैनेजर इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड अपॉइंट कर रहा है और जो हमारा डेटा प्रिंसिपल मैनेज कर रहा है, रिव्यू कर रहा है और हमारी कंसेंट ले रहा है विड्रॉ करने, कंसेंट जिसके पास हम विड्रॉ कर सकते हैं। फिर 2z हमारा डेटा फिड्यूशरीज के बारे में बात करते हैं। 2x आपको बता दिया मैंने किसके बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 चलो पढ़ते हैं, अब सेक्शंस पे आ जाते हैं। सेक्शन 3 इस ऐप की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि किस किस पे ऐप एप्लीकेबल है। ऑफ कोर्स डेटा डेटा पर्सनल एंड डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो डेटा पे ही होगा, पर ये पर्सनल डेटा होगा या फिर कैसा होगा, तो डिजिटल कोई भी डेटा है जो फिजिकल फॉर्म में या फिर ट्रांसफॉर्म होके डिजिटाइज हुआ है उन डेटा पे लगेगा, कोई भी इंडिया में कलेक्ट हुआ है। क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी है? जी हाँ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल भी है उन्हीं मैटर से रिलेटेड। अगर वो ऑफरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहा है वो डेटा प्रिंसिपल को, तो वहां पर ये हमारा एक्ट एप्लीकेबल वहां पर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड ऑफ इंडिया में डील कर रहा है। किस किस चीजों पे नॉट एप्लीकेबल है, तो प्रोसेसिंग इंडिविजुअल, अगर वो कोई डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए कोई भी डेटा यूज कर रहा है, कोई भी पर्सनल डेटा यूज कर रहा है, तो वहां पर एप्लीकेबल है नहीं है ये डीपीडीपी एक्ट। अगर पर्सनल डेटा कोई पब्लिक है, जैसे मैं ये इन्फॉर्मेशन अपनी, अगर मैं कोई अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म में पब्लिक कर दूं अपनी कंसेंट से, तो ये क्यों सरकार की होगी, क्या कहते हैं, ड्यूटी होगी कि मेरी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करना। कोई मैं आपको अपना वो बता दूं, क्या कहते हैं उसको, कोड कहते हैं ना, जो क्या है, जो पिन कहते हैं, जो हम लोग पेमेंट करते हैं तो पिन डालते हैं ना, तो मैं आपको अपना पिन बता दूं, तो वहां पर अब मैं बोलूं, सरकार को बोलूं कि मेरा पिन लीक हुआ है, मेरे यूट्यूब वीडियो से हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो जैसे आप जिस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी कंसेंट से आप पब्लिक कर रहे हो, तो उन डेटा इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो आपको पता चल गया डेटा फिड्यूशरी का मतलब पता चल गया, हु प्रोसेस द पर्सनल डेटा ऑफ अ पर्सन ऑफ डेटा प्रिंसिपल। फिर उसके बाद डेटा प्रोसेसर के बारे में पता चल गया, जो डेटा हु प्रोसेस द डेटा ऑन द बिहाफ ऑफ द डेटा फिड्यूशरी। डेटा प्रिंसिपल के बारे में पता चल गया, हम है हु ऑथराइज टू गिव द डेटा, और कौन कौन चाइल्ड और क्या कहते हैं, चाइल्ड और डिसेबल पर्सन में कौन कौन होगा, ठीक है। कंसेंट मैनेजर का वो बता दिया मैंने, कंसेंट मैनेजर कौन होता है, ठीक है, जिसके पास पावर है रिव्यू करने की। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रोसेसिंग में सारे एक्ट्स बता दिए कि क्या क्या इंक्लूड होगा, और सेक्शन 3 बता दिया कि किस चीज पे एप्लीकेबल है, किस चीज पे नहीं एप्लीकेबल है। सेक्शन 4 बात करते हैं ग्राउंड ऑफ प्रोसेसिंग के, कि क्या ग्राउंड है वो प्रोसेस करेगा। सबसे पहले देखो कंसेंट होनी चाहिए, वहां पर डेटा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 में कंसेंट देगा जब भी नोटिस देगा, और ये लेजिटिमेट यूज के लिए फॉलो होना चाहिए अंडर सेक्शन 7। तो यही दो चीजें हैं जिसपे हम लोग क्या कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं अपने प्रिंसिपल डेटा का, ठीक है। सेक्शन 5 में हमारा नोटिस दे रखा है। सेक्शन 5 हमारा बात करता है, इट शैल प्रोवाइड टू डेटा प्रिंसिपल विद अ नोटिस, जो कि क्लीन, क्लियर, प्लेन और लैंग्वेज में होगा। नोटिस क्या क्या है ये सारी चीजें स्पेसिफाई करेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। कंसेंट हैज बीन मेड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द डीपीडीपी एक्ट, फ्रेश नोटिस रीजनेबल प्रैक्टिस, अगर ये पहले हो रखा है तो फ्रेश नोटिस रीजनेबल प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल होगा। सेक्शन 5 हमें याद करने की जरूरत है नोटिस में, बिकॉज इसमें रूल्स में अमेंडमेंट हुए हैं, यही बोला गया है उसमें भी कि जो आपको अपनी कंसेंट का नोटिस होगा वो क्लियर और प्लेन लैंग्वेज में होगा। सेक्शन 5 में दे रखा है और रूल 3 में दे रखा है ये, ठीक है। आगे हम दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन 6 बात कराता है कि कंसेंट मस्ट बी फ्री एंड स्पेसिफिक फ्रॉम अनकंडीशनल अनएम्बिगुअस शैल बी गिवन इन क्लियर अफर्मेटिव बाय द डेटा प्रिंसिपल, क्लियर कंसेंट देगा। प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर ऑफ ऑथराइज पर्सन। डेटा प्रिंसिपल में विड्रॉ, इसको इजी विड्रॉल सिस्टम को भी डाला है कि अब वो कंसेंट अपनी डेटा प्रिंसिपल जो है कंसेंट अपनी डेटा फिड्यूशरी से और डेटा प्रोसेसर से वो विड्रॉ कर सकता है, ठीक है, इजीली। किस से विड्रॉ करता था ये जो हमारा डेटा
डेटा प्रिंसिपल था वो कंसेंट मैनेजर से अपनी जो था क्या कहते हैं जो डेटा की रिक्वेस्ट थी वो विड्रॉ करता था। ठीक है, सेक्शन 3 हो गया कि आपका एप्लीकेबल कहाँ है। सेक्शन 4 आ गया कि क्या ग्राउंड ऑफ प्रोसेसिंग हो सकता है, लीगल हो सकता है, लॉफुल लेजिटिमेट पर्पस, और आपको याद रखना है कंसेंट के थ्रू। सेक्शन 5 आपको नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्लियर एंड एम्बिगस होगा। सेक्शन 6 का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आपको ये बात रखनी है कि इजी, इसमें इजी विड्रॉल जो कंसेंट की बात करी गई है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 का बात करता है कि सर्टेन लेजिटिमेट यूज। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या लेजिटिमेट यूज है ऐसे जो हमारा डेटा प्रिंसिपल हमारी डेटा फिड्यूशियरी हमारी बिना इंफॉर्मेशन के कंसेंट के एज अ डेटा प्रिंसिपल अपनी ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकता है। ठीक है, अब इसमें कुछ सिचुएशन दे रखी है कि जब हम वॉलेंटरली अपना डेटा दे रहे हैं, किसी भी पर्सनल डेटा दे रहे हैं, तो वहां पर हम लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते अगर हमारा डेटा यूज हो रहा है फॉर स्टेट्स और इससे इंस्ट्रूमेंटेलिटीज, सब्सिडी, बेनिफिट्स या फिर कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस को परमिट करने के लिए। ठीक है, कंप्लाइंस ऑफ जजमेंट एंड डिग्री, कोई भी जजमेंट एंड डिग्री करने के लिए, सरकार के किसी काम के लिए हो गया, जजमेंट के लिए हो गया, मेडिकल इमरजेंसी और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए हो गया, या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सेफगार्ड एम्प्लॉयर फ्रॉम लॉस ऑफ लाइबिलिटी। ये सारी चीजों में हमारा डेटा यूज हो सकता है, पर्सनल डेटा डेटा प्रिंसिपल का यूज हो सकता है विदाउट बाय द डेटा फिड्यूशियरी विदाउट एनी कंसेंट। जो हमारी कंसेंट सेक्शन 5 में दे रखी है उसके बिना भी हमारा ये डेटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने तो मार्क किया ही नहीं, सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 4 में तो आपको मार्क कर दिया। सेक्शन 3 एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताते हैं। ठीक है, सेक्शन 6 हो गया। सेक्शन 7 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये बताते हैं लेजिटिमेट यूज के बारे में। सेक्शन 5 और सेक्शन 7 को ही मिलकर हमारा सेक्शन 4 बना है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 8 to 9 हमारा जनरल ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशियरी है, या आप देख लेना, उसका यही काम है कि हमारा अच्छे से वो मैनेज करे, प्रोसेस करे डेटा, हमारा डेटा पर्सनल डेटा की सिक्योरिटी बढ़ाए रखे, और कोई भी डेटा इरेज अगर हो रहा है। हाँ, इसमें ये था इरेजर्स का वो है क्या कहते हैं कि कितने साल तक के अपने पास रिटेन रख सकता है, वो हम आगे रूल्स में भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप फिक्र मत करिए। सेक्शन 16 बात करते हैं कि आपका डेटा बाहर ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर आपका डेटा कैसे ट्रांसफर हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन निकालेगी अगर उसमें कंसेंट उसकी चाहिए होगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहिए होगी आपको सेक्शन 16 में। फिर उसके बाद सेक्शन 17 एग्जेम्प्ट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट लिमिटेड सिचुएशंस, कहाँ है इसके जो प्रोविजंस डीपीडीपी के एक्ट के कहाँ कहाँ नहीं लगते, जहाँ भी आपका लीगल राइट को भी इन्फोर्स करना हो, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस को इन्फोर्स करना हो, कोई भी लाना हो, प्रिवेंशन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस करना हो, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा पर्सन्स आउटसाइड इंडिया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट करना हो, स्कीम्स और मर्जर्स एंड एप्लीकेशंस, और अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डिफॉल्ट हुआ है तो करना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट सर्टेन इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द स्टेट स्पेसिफाइड डेटा फिड्यूशरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ एग्जेम्पशन लगा सकते हैं डीपीडीपी एक्ट को कि अगर डेटा फिड्यूशरीज के जो स्पेसिफाइड करिए डेटा फिड्यूशरीज के इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स एंड डेटा प्रोसेसिंग अंडरटेकन फॉर रिसर्च और स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए हो रहा है, तो वहां पर भी इसकी क्या कहते हैं, इसका हम लोग एग्जेम्पशन कुछ कुछ लगा सकते हैं। कौन लगा सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कहते हैं नोटिफिकेशन ट्रांसफर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा। बाकी मैंने आपको सेक्शन 7 और सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है बता दिया। ठीक है, अभी तक हमने सारा जितना हो आपको याद हो गया। ठीक है, सेक्शन आई 2I हमारा डेटा फिड्यूशरी के बारे में बात करता है, 2K हमारा डेटा प्रोसेसर की बात करता है, 2J हमारा डेटा प्रोसेसर की बात करता है, 2K हमारा डेटा प्रिंसिपल की बात करता है। आगे आप देख लीजिएगा, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो भी मैंने आपको ऊपर बताई थी। सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 तो याद ही रहेगा। सेक्शन 4 आपको सेक्शन 5 और 7 का एमलगेशन है, और सेक्शन 3 आपकी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। सेक्शन 16 बताते हैं कि बाहर कैसे जाएगा हमारा डेटा, तो कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ तक हमारा एक पार्ट पूरा कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये बोर्ड हमारा स्टैब्लिश होगा, ये हमारा कैसे स्टैब्लिश होगा, कितने मेंबर्स होंगे, तो फिर स्टैब्लिश कौन करता है? ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, डेटा की बात है तो वही वो करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करेगा। अब ये जो बोर्ड है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, उसकी कंपनी जैसी होगी, उसका परपेचुअल सक्सेशन होगा और कॉमन सील होगी, और एम्पावर टू एक्वायर होल्ड और डिस्पोज द प्रॉपर्टी इनटू द कॉन्ट्रैक्ट सूड और सूड। ये इसके पास ये सारी पावर होगी। किसके पास होगी? डीपीबीआई, हम इसको बोलते हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। कॉम्पोजिशन कितने होंगे? इसमें एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं। वैसे तो चेयरपर्सन होता है, अभी तो 4 मेंबर्स है, वैसे इसमें चेयरपर्सन होता है और कोई भी मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है, और एटलीस्ट 1 मेंबर जो होता है वो एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ होता है। ठीक है, लॉ में उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, पावर और फंक्शंस क्या क्या होते हैं? पावर और फंक्शन सेक्शन 27 में दे रखी है
कि क्या कहते हैं बोर्ड की क्या है, ये बोर्ड की फंक्शन है। हमने ऊपर अभी डेटा फिड्यूशरी की भी पढ़ा था कि उसको मेंटेन रखा कॉन्फिडेंशियलिटी और वो। तो इसमें क्या है, बोर्ड की क्या है, ये कोई भी अगर अर्जेंट मैटर आता है रिमीडियल और मिटिगेशन मेजर्स को पास करने के लिए, पर्सनल डेटा ब्रीच जहाँ पर हो रहा है, कोई पर्सनल डेटा ब्रीच को इंक्वायर करेगा, इंक्वायर कंप्लेंट्स करेगा डेटा प्रिंसिपल के, इंक्वायर इनटू द ब्रीच एंड ऑब्लिगेशन ऑफ कंसेंट मैनेजर्स भी करेगा, इम्पोज करेगा मॉनिटरी पॉलिसीज कोई भी होगा, इशू डायरेक्शन नेसेसरी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अगर कोई भी डायरेक्टिव है जो इम्प्लीमेंटेशन जो है इंपॉर्टेंट है तो उसको इशू को इम्प्लीमेंट कर देगा। पावर्स ड्यूरिंग इंक्वायरी, क्या क्या पावर है, बिल्कुल सेम सिविल कोड की तरह होगी। सेक्शन 28 की बात करते हैं तो आपको याद रखना है जो डीपीबीआई है उसमें देखो एस्टेब्लिशमेंट उसका सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, उसमें 4 मेंबर्स होते हैं वैसे तो, और 1 मेंबर्स एक्सपर्ट ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ होना चाहिए। इसमें जो ड्यूटीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और फिर उसके बाद इसमें बोला है कि उसका जो रोल होता है डीपीबीआई का वो सेम होता है सिविल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट का होता है वैसे ही होता है। समनिंग कर सकता है, एग्जामिनिंग कर सकता है, रिसीविंग कर सकता है, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, अपील किससे जाएगी, अपील किसके पास जाएगी, TDSAT के पास जाएगी, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। 60 डेज में आप फाइल कर सकते हो अपील। पेनल्टीज क्या क्या है, पेनल्टीज है इसकी 1,000 रुपीज फॉर ब्रीच है, और पेनलाइज अप टू 10,000 फॉर डेटा पर्सनल, मैक्सिमम 250 करो। ये याद आपको रखना है। 1,000 रुपीज है, 10,000 लिखा हुआ है, मैंने देखा ना 1,000 है। 1,000 रुपीज ऑफ ब्रीच ईच डे था शायद से, नहीं 10,000 ही है। हाँ 10,000 ईयर, 10,000 फॉर ब्लीचर, अप टू कितनी जा सकती है, 250 करोड़ जा सकती है। सेक्शन 38 बोलते हैं ये ओवरराइडिंग इफेक्ट है ऑल अदर एक्ट्स का, इसको ओवरराइडिंग, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं अपने मतलब ओवरराइड करेगा दूसरे एक्ट को भी। और इसमें कुछ क्लॉज जो है वो ऑमिट किए थे, वो है सेक्शन 43A और सेक्शन 87 2OB ऑफ IT एक्ट, ये आप याद रखिएगा। और SBDI था, एक एक्ट था SPDI, वो भी इन्होंने क्या कहते हैं वो कर दिया, क्या कहते हैं रिपील कर दिया। ठीक है, 43A एंड 87 2 को भी रिपील करा गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो आपको पता ही होगा डीपीबीआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ गया होगा कि बोर्ड इंपॉर्टेंट होगा कि कौन से इसमें स्टैब्लिश हो रहा है, और सेक्शन कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। पावर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पावर्स ऑफ इंक्वायरी इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 29 अपील के डेज इंपॉर्टेंट है, पेनल्टी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये दोनों चीजें कि ये यहाँ पर 44 में क्या एक्ट कौन से प्रोविजन को रिपील किया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा एक्ट कंप्लीट हो गया। एक बार आप रूल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अब ये भी पूछ सकता है डीपी, ये डेटा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ये कौन से रूल्स के अंदर बनाया गया था, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बना रखा था। इसके अंडर नोटिफाई किया है। नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया 13 नवंबर 2025, 11 अगस्त 2023 इसका क्या कहता है 2023 वाला एक्ट था। अब ये 13 नवंबर 2025 है। फिर उसके बाद टोटल सेक्शन कौन से उसमें करा, 40 सेक्शन में से अमेंडमेंट किया है। 23 रूल्स है टोटल, हम तो बस इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। 7 शेड्यूल्स है। पर्पस क्या है, टू इम्प्लीमेंट इम्प्रूव करना डीपी ये 2023 एक्ट का, और फाइल्ड बाय द प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना। ठीक है, कंसेंट नोटिस, अब ये मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 में जो हमारा कंसेंट मान रखा है, तो फिर इसमें बोला है कि ये बहुत ही क्लियर स्पेसिफाई मीन्स और होगा। और इसमें जो ईज ऑफ ड्राइंग जो विद ड्राइंग जो होगा, जो हम लोग डेटा प्रिंसिपल जो कंसेंट विदड्रॉ करता है, किससे विदड्रॉ करता है वो, कंसेंट मैनेजर से। 2G में जो कंसेंट मैनेजर दे रखा है वहां पर वो जो विड्रॉ करेगा तो इजी उसके लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश कर रखा है। ठीक है, रूल 4 बात करते हैं कंसेंट मैनेजर की। मैंने आपको बताया कंसेंट मैनेजर की ये बात करते हैं कि उसकी क्या 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 रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स, कौन कंसेंट मैनेजर बन सकता है अंडर 2G। तो इसलिए मैंने बोला था आपको इसको क्लॉज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें कंसेंट मैनेजर हमारा दे रखा है 2G में कि कौन होता है जो बोर्ड स्पेसिफाई करके अपॉइंट करता है। तो फिर इसमें बोला कि भाई उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कैसे वो कंप्लायंस करेगा बोर्ड से। तो पार्ट ए ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में ये कंप्लायंस के जितने भी प्रोविजन है ये कंसेंट मैनेजर उसे कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, क्या इसका तो पावर आपको बता रहे कि मैंने ये रिव्यू मैनेज और विड्रॉ करता है हमारी कंसेंट को और डेटा प्रोटेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। रूल 8 बताता है, रूल 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 8 बताते हैं कि हमारा जो पर्सनल डेटा है, हमारा जो पर्सनल डेटा है वो कितने सालों तक हमारे क्या कहते हैं उसमें रहेगा, प्लेटफॉर्म पे रहेगा।
तो 1 साल का टाइम पीरियड दे रखा है, वो हमारे प्लेटफॉर्म में 1 साल तक रहेगा। उसके बाद हमारा ये पूरा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 8(7) में दे रखा था कि क्या कहते हैं डीपी पे रूल की अगर वो कितने स्टोरेज और लिमिटेशन कितना है, सेक्शन 8 में ही दे रखा था। तो ये 1 साल का करा है इन्होंने कि 1 साल का हमारा वो है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें 44(3) में ये इसका क्या कहते हैं हटाया है, इसका जो हमारे ये दोनों सेक्शन आपको याद रखना है 43A एंड 87(2) की IT एक्ट से हटा है। ठीक है, रूल 8 हो गया हमारा कि इरेज करता है 1 ईयर का, आपको ये याद रखना है। ये जो हमारा 1 ईयर का सेक्शन 8 को करता है। फिर उसके बाद रूल 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये इशू ऑफ पर्सनल डेटा ब्रीच का नोटिफिकेशन डालेगा। रूल 9 बोलता है पब्लिश बिजनेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी उसमें वेबसाइट पे ये सारी पब्लिश करेगा। रूल 14 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई भी आप रिक्वेस्ट या एक्सेस डाल रहे हैं, कोई भी करेक्शन के लिए डाल रहे हो, तो उसका रिस्पॉन्स जो ऑथराइज हमारी जो रेगुलर एंटिटी है वो उसमें 90 डेज में आ जाना चाहिए। सेक्शन 10 रूल 10 हमारा सेक्शन 9 को अमेंड कर रहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ डेटा की कौन किसका वेरीफाइबल कंसेंट चाहिए होगा, गार्डियन का चाहिए होगा इन पर्सनल डेटा में। ठीक है, और फिर लास्ट है ये SDF के बारे में कि क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी से मैंडेटरी इसके कंप्लायंस करेंगे और इंडिपेंडेंट ऑडिट करेंगे 12 मंथ्स के अंदर। तो ये था आपका डेटा प्रोटेक्शन का पूरा एक्ट। आई होप इसमें से 1 नंबर बन जाए आपका। छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको हाईलाइट करी है वो आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर और बैंकिंग की वीडियो आप चेक कर सकते हो। ओके बाय।